बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान खान। आप देख रहे हैं IK वर्ल्ड। आज हम मौजूद हैं हरीपुर सिटी के एक टाउन में, KTS टाउन मेन चौक में। आज हम आपको मिलवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, जो कि हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और मैदे की अमराज के बारे में हम उनसे जिक्र करेंगे। एच पैलोरी क्या चीज़ है, कौन सा जरासीम है, इससे होने वाली कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं पेशेंट्स को, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों से बॉडी में पॉजिटिव होता है। आए हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं, मज़ीद जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बैठ जाएं। मैं खुद भी बजाते खुद लैब टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ सर। हमारे पास इंडस लैब में काफ़ी ज़्यादा रेयर केसेस आ रहे हैं, एच पैलोरी के पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं केसेस। तो मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे और मैं भी खुद जानना चाहूँगा कि एच पैलोरी खुद क्या एक चीज़ है, कौन सा जरासीम है, और इससे मैदे में कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं पेशेंट्स के लिए, और उससे बढ़ के आगे जो भी डिजीज़ मैदे के लिए होती है, मतलब पेशेंट्स के लिए, तो वो एहतियात भी आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, और साथ में उसकी ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है कि जल्द उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, रिकवरी हो सकती है, या फिर वो इससे आगे कोई और डिजीज़ होने के चांसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है। आमतौर पर लोग इसको मैदे की जरासीम के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत कॉमन है कंजेस्टेड सिटीज़ में, जहाँ पे भी है, जहाँ पे पानी का प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, उन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये खाने पीने की चीज़ों से फैल जाती है, और एक फैमिली में किसी एक बंदे को हो तो अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी लगा सकता है। छोटे बच्चों में जो बिल्कुल स्टार्ट के एजेस में होते हैं, उसमें अक्सर अपनी माँ की तरफ से बच्चों को एच पाइलोरी हो जाती है। ये लॉन्ग लास्टिंग पर मैदे में ही रहती है। जब तक इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ना की भी हो, तब तक ये मैदे में ही रहता है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैदे के मसाइल, जिस तरह मैदे में दर्द हो गया, गैस हो गई, उल्टियों की शिकायत है, खाना पीना कम हो गया, पेट खराब हो सकता है, इस तरह के इलामात अमूमन होते हैं। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसले भी होते हैं, जिस तरह खून की उल्टी भी हो सकती है। मैदे की सोजिश, जिसको आमतौर पर हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, वो भी इसके साथ हो सकता है। उसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ 10% लोगों में, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उनमें मैदे की अल्सर की बीमारी बन जाती है। कुछ रेयर बीमारियां भी, जिस तरह मैदे का कैंसर भी इसके साथ हो सकता है। एडिनोकार्सिनोमा हम उसको कहते हैं। ये तकरीबन 100 में से 1000 में से 3 लोगों को एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग उनके मैदे में ये जरासीम रहें। और उसके अलावा एक लिम्फोमा है, उसको माल्ट लिम्फोमा हम कहते हैं, वो भी इसके साथ हो सकता है। तो इसके बहुत सारे मसाइल, कॉम्प्लिकेशंस है, जो अगर कोई इलाज प्रॉपर ना करे तो इसके साथ हो सकते हैं। इसमें हम कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं पेशेंट्स की, के फर्स्ट उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, वो स्टूल में होगी, ब्लड में होगा, या फिर किसी और तरीके से इसकी हम तशख़ीस करवा सकते हैं? बहुत सारे टेस्ट है इसमें। आमतौर पर सिंपल टेस्ट ब्लड का टेस्ट है, उसमें हम इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी एफिकेसी नहीं है। कुछ लोगों का वो फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है, मतलब उसको होता नहीं है कोई इन्फेक्शन, लेकिन फिर भी उनका पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा तौर पर हम रिकमेंड नहीं करते। ज़्यादा अच्छे टेस्ट इनके स्टूल एंटीजन अच्छा टेस्ट है। एक और टेस्ट है, उसको हम कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सांस का टेस्ट करते हैं, लेकिन वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। इसलिए अमूमन पेशेंट को हम स्टूल एंटीजन एडवाइस करते हैं, वो अच्छा टेस्ट है। और भी टेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम एंडोस्कोपी करते हैं, तो उसके दौरान भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। बायोप्सी हो सकती है उसकी? बायोप्सी बिल्कुल, एंडोस्कोपी में हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। एक रैपिड यूरियाज टेस्ट है, एंडोस्कोपी के दौरान ही हम कर लेते हैं, वो टेस्ट भी हम कर सकते हैं। लेकिन स्टूल एंटीजन भी तकरीबन उन टेस्टों के बराबर ही रिजल्ट देता है, तो ज़्यादा एक हम प्रेफर करते हैं, इजीली अवेलेबल है। तकरीबन थोड़ी बहुत जो बड़ी लेबॉरेटरी हैं उन सब में स्टूल एंटीजन ये टेस्ट आसानी से अवेलेबल होता है। लेकिन उसके लिए भी कोई तो तरीका है, डायरेक्ट एडवाइस नहीं करना होता। अगर किसी ने कोई कुछ दवाइयाँ हैं, अगर वो ली हुई है, तो उस टेस्ट की एफिकेसी कम हो जाती है। इस तरह ओमेप्राजोल दवाई अगर किसी ने खाई हुई है, या मैदे की ओमेप्राजोल दवाइयाँ, ये अगर कोई ले रहा है, तो उन दिनों में फिर हम उनको 2 हफ्ते तक स्टॉप करा लेते हैं, 2 to 4 वीक्स तक। उसके बाद फिर ये टेस्ट करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट का सर ड्यूरेशन क्या है, कि कितने ड्यूरेशन में हम इसके पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, और क्या इसमें कई लोग जो होते हैं
वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, वो इतनी ट्रीटमेंट क्या वो कर सकते हैं उसमें ट्रीटमेंट, या फिर उसके लिए? इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जितनी ये कॉम्प्लिकेशंस करती है उस हिसाब से इसका इलाज बहुत आसान है, सस्ता इलाज है, बहुत महंगा इलाज नहीं है। और थोड़े से जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है स्पेशली, वो बहुत आसानी से इसको ट्रीट कर सकते हैं। टोटल इसकी ट्रीटमेंट 2 वीक्स की ट्रीटमेंट होती है। इसके मुख्तलिफ रिजीम है, मुख्तलिफ नुस्खे हैं। अक्सर लोग पहले ही नुस्खे के साथ ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं नुस्खा से ठीक होते दूसरे तीसरे नुस्खे पे तकरीबन सारे लोग ठीक हो जाते हैं। पहला नुस्खा अमूमन हम देते हैं, 2 एंटीबायोटिक होते हैं, साथ में एक मैदे का कैप्सूल में प्रोजोल साथ दे देते हैं। 2 हफ्ते का इलाज होता है और उससे 77 to 85% लोग उससे ठीक हो जाते हैं। अगर उससे ना हो तो साथ में थोड़ी सी और दवाई ऐड करके दूसरा नुस्खा देते हैं, इस तरह तीसरा चौथा, तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ नुस्खे हैं जिससे हम उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि पेशेंट्स को थोड़ी आगाही और टेस्ट कराने की वो होनी चाहिए। अगर टेस्ट कराएं कंफर्म हो तो तब इनकी ट्रीटमेंट हो जाए। बेहतर यही है अगर किसी को मैदे से मुतालिक कोई मसला हो तो बर वक्त किसी मैदे के डॉक्टर को विजिट करें। और इसमें सर क्या काजेस होती हैं, क्या पेशेंट्स को क्या फील होता है जब ये एच पीएलओरी हम टेस्ट तो बाद में करवाएंगे सारा कुछ, तो क्या पेशेंट्स को क्या फील होता है? क्या उसको वोमिटिंग हो सकती है, कुछ और ऐसी आम जो मैदे के अलामात है, जिस तरह मैदे की जलन, मैदे का दर्द, उल्टी का हो जाना, पेट में ज़्यादा गैस का बन जाना, पेट ज़्यादा ख़राब हो जाना, इस तरह के अलामात होते हैं। कुछ लोगों में ज़्यादा सीवियर वाले अलामात, जिस तरह खून की उल्टी हो गई, काले पखाने आ गए, खून की कमी आ गई, इस तरह के मसले भी हो सकते हैं। तो इसमें एहतियाती तदबीर कौन सी होनी चाहिए? पेशेंट्स जिसको एच पीएलओरी पॉजिटिव हो जाता है, वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो वो क्या खाने में, डाइट में क्या खाए? अगर हम इस्लाम के उसूलों पे सही चलें, सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर सफाई का ख्याल रखेंगे, इस जरासीम से हम ऑटोमेटिकली बचे रहेंगे। खाना पीना करते हुए हाथ को साबुन से धोएं, ये बेहतरीन तरीका है। वॉशरूम अटेंड करने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं, बेहतरीन तरीका है। इसकी ट्रांसमिशन है ही पानी और खुराक की चीज़ों से। ओरोफिकल अगर कंटामिनेटेड है वॉशरूम से दूसरे को लग सकता है, ठीक है ना। तो अगर खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा एहतियात करें तो इंशाल्लाह हम इस जरासीम से बच सकते हैं। और फैमिली में किसी एक बंदे को है ये जरासीम तो बर वक्त उसका इलाज करें ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स को ये जरासीम ना लगे। ये एक से दूसरे को भी होने के चांसेस हैं? हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों के थ्रू एक से दूसरे को हो सकता है। एक वॉशरूम अटेंड करने के साथ भी एक दूसरे को हो सकता है, फैल सकता है। थैंक यू सो मच सर। माँ से बच्चे को भी, जो बिल्कुल छोटे वाले बच्चे होते हैं उनको अक्सर माँ से ही लग जाता है, ठीक है ना। तो अगर जिस बंदे को है, कंफर्म है उनको, तो उसको बर वक्त ट्रीट करके उसको बाकी लोगों को स्प्रेड करने से भी बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती टाइम हमें मिला। इस टाइम में हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा बातें मतलब मिली इस डिजीज़ के हवाले से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।